ओके। तो पहले बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द सेल डिवीजन, सेल साइकिल, इसके बारे में। देख यस सकते सर। हो कितना तेजी से बेटा बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, बहुत स्पीडली होते हैं। ठीक, मतलब जैसे मैंने बताया था, इचेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। तो वो क्या बोलते हैं, 20 मिनट में अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेता है। ठीक है। सो सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। सेल डिवीजन का क्या रोल है? डिवीजन का रोल है, देखो, सबसे पहले तो जब भी सेल डिवाइड होता है, मतलब सबसे पहला काम है रिप्रोडक्शन। ठीक है। मतलब अगर आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करोगे तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन उसका मेन एम है। बट देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी सेल डिवीजन है उसका बहुत सारे, जैसे कि रिपेयरिंग करना है, रिपेयर करना है, जहाँ पे एक आधे वुंड हो गया तो उसको फिल करना है, या तो जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी डेवलप करनी है तो प्रॉपरली, है ना, उस चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो सेल साइकिल एक पर्टिकुलर, एक क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक कंप्लीट साइकिल है ना। इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ सेल ड्यूरिंग विच अ सेल सिंथेसाइज डीएनए बनाएगा, अपनी साइज को बढ़ाएगा और फिर अपने दो डॉटर सेल्स बना देगा। उसी पूरे चक्कर को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है। इसमें सेल की ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा, उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता चला जाता है। ठीक है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर ही बेटा इसकी सिंथेसिस होती है, जिसको एस फेस कहते हैं हम लोग। और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, एक जैसा कभी भी डिवीजन का टाइम नहीं होता। जैसे कि यहाँ हमारी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिए हैं, मे भी हो सकता है वो पूछ ले आपको कि देखो यहाँ पे 24 आवर्स दिए गए हैं फॉर द ह्यूमन सेल, और ईस्ट जो सेल होता है फंगस, उसमें बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 90 मिनट्स। ठीक है। तो 90 मिनट्स भी हमें देखने को मिलते हैं और 24 आवर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, ये वेरिएबल है, हर एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बेटा जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। नाउ आपको ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी सेल साइकिल होगा उसमें दो फेजेस होंगी, एक होगा इंटरफेज और एक होता है एम फेज। ठीक है। तो इंटरफेस को हमने डिवाइड किया है G1 में, S और G2 इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि जब भी इंटरफेस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम रेस्टिंग फेज मानते हैं, हम लोग उसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। ठीक है। बट जरूरी नहीं है, पहले उसको हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट आज हमें पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ हाईली एक्टिव स्टेज। ठीक है। इसमें एक्चुअली क्योंकि जो भी 95 मतलब जो भी ग्रोथ होती है सेल की वो इसी दौरान होती है। ठीक है। सो मेनली जो भी डीएनए का सिंथेसिस होता है, और जितना भी टाइम होगा, मान लेते हैं जैसे कि 24 आवर्स ह्यूमन बींग्स का सेल के डिवीजन को लगता है, तो उसमें से 23 आवर्स तो बेटा इंटरफेज ही लेगा, सिर्फ 1 आवर में ही आपका एम फेज होता है। तो एम फेज जो है वो सिर्फ 1 आवर में होगा। ठीक है। बाकी जो 24 आवर्स में से 23 आवर्स है वो कंप्लीटली बच्चों इंटरफेस को लगते हैं। ठीक है। नाउ इंटरफेस को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, वन इज व्हाट द G1, S और G2। देखो, इसमें अगर मेन आपको पूछना है तो ये है बच्चों एस फेज, क्योंकि एस फेज में सबसे पहले न्यूक्लियस का कंटेंट डिवाइड हो जाता है, एक कॉपी से दो कॉपीज बन जाती है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो जीवन फेज के बारे में अगर हम बात करते तो जीवन फेज क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। और यहाँ मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है सेल की, सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके बाद ही डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है, इसलिए बहुत तेजी से वो डिवाइड करता है, सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो देखो, डीएनए के रेप्लिकेशन को मैं पढ़ाऊंगा, आपको डेफिनेटली बताऊंगा मैं उसके बारे में, प्रोसेस को। तो जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर तो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसका इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन है उसके लिए आरएनए लगते हैं, प्रोटीन्स लगते हैं, मतलब एंजाइम्स लगते हैं बहुत सारे, खास करके डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो ये सब चीजें लगती है, तो वो वहां पे प्रिपेयर की जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
इसमें मेन चीज जो होती है वो एस फेज है। इसमें होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज है जब भी आपको, क्योंकि इसमें डीएनए का प्रॉपर रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे डेफिनेटली होगा। अब यहाँ आपको नोटिस करना है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अब यही क्वेश्चन वो पूछते हैं। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2n कंडीशन होती है बेटा, कोई भी सेल में डिप्लॉयड है 2n है और 2c है, मतलब जब भी आप G1 स्टेज में देखोगे तो डिप्लॉयड कंडीशन है और एक एक हर एक डीएनए की दो दो कॉपीज वहां पे मौजूद है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल है। बट जैसे ही एस फेज में आते हैं तो एस फेज में हो जाता है 4c, मतलब 4 कॉपीज हो जाती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। 4c मतलब 4 कॉपीज। बट यहाँ पे डीएनए का अमाउंट उतना ही रहता है, द नंबर ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम एज इट इज। ठीक है, बस फर्क इतना है कि जब G1 स्टेज में देखोगे तो इस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था यार। तो G1 स्टेज में आपको देखने को मिलता है बेटा कि वो मोनैड होते हैं। दिस इज मोनैड। ये बताया था ना लास्ट क्लास में बच्चों, मैंने मोनैड डायड। यस सर। यस, है ना। तो जब मतलब G1 स्टेज में ये था, आपको दिखाई देता है, ये मैंने लिया 2n इज इक्वल टू 2 एंड 2c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ डेफिनेटली बेटा हमें मोनैड देखने को मिलते हैं। बट जैसे ही डीएनए डिवाइड हो जाएगा तो हमें बेटा देखने को मिलेंगे डायड। ठीक है, विल गेट द डायड। देखो अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो ये 1 है, ये 2 है। क्रोमोसोम उतने ही है, पहले भी उतना ही था, 1 एंड 2। सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, इट विल नॉट चेंज। बट देयर विल बी 4 कॉपीज, है ना। 4 कॉपीज आपको देखने को मिलती है। एक डीएनए में 2 क्रोमेटिड आ गए, मतलब एक डीएनए में 2 कॉपीज है, इस तरह से, सॉरी, एक क्रोमोसोम में 2 कॉपीज है डीएनए की, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4c। नाउ यहाँ पे थोड़ा क्रुशियल बेटा आप लोग समझ लो। अगर मैं ये कहूँ कि G1 स्टेज में 80 पिकोग्राम डीएनए है G1 स्टेज में, तो एस फेज में कितना हो जाएगा। ठीक है, G1 फेज में अगर 80 पिकोग्राम डीएनए इतना प्रेजेंट है उस सेल में, तो बेटा एस फेज में कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली इट विल बिकम 160 पिकोग्राम। ये सर, ठीक है। तो इतना बेसिक सिंपल लॉजिक जो है आपको बस पता होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड। क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, पहले भी डिप्लॉयड था, अभी भी डिप्लॉयड है। जो बड़ा वो डीएनए का अमाउंट बड़ा है, डीएनए की कॉपीज बड़ी है, बट वो क्रोमोसोम नंबर वैसे के वैसे है। इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट द साइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेंट्रियोल नाम का भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो मैंने आपको सेल इस चैप्टर में भी बताया था। तो ये जो सेंट्रियोल होता है इसकी भी अपनी 2 कॉपीज बननी चाहिए, क्योंकि उसको 2 पोल बनाने हैं। तो बेटा एस फेज में सेंट्रियोल का भी डिवीजन होगा। एस फेज में सिर्फ डीएनए का नहीं, तो सेंट्रियोल भी अपनी कॉपीज बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से। बट ये सिर्फ एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट ये देखो, है ना। यहाँ पे दिया गया है किस तरह से। यहाँ बेटा ये आपको 2n, फिर से 2n है, बट बेटा 2c, बट 4c हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स इट। डीएनए रेप्लिकेशन से हमें ये अचीव, है ना, करने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे आते हैं G2 फेज। G2 फेज जो है हाँ, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि जहां पे भी जिसको भी सेल साइकिल, सेल डिवीजन समझना है, उसको एनाफेज को समझना जरूरी है। एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में ही ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। ठीक है, डायड से मोनैड बनेंगे, तब 4n बोलेंगे, तब 4n बोलेंगे, तब तक नहीं बोलते। ठीक है, तब तक उसे 2n ही कहा जाएगा। सिर्फ इतना ही कि डायड है 2n। ठीक है, सो यहाँ देखो ये सेकंड ग्रोथ फेज है। सेल की ग्रोथ होती रहती है ना। जब तक मियोसिस नहीं होता तब तक सेल की ग्रोथ होती रहेगी, सेल का साइज बढ़ता चला जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन आल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि देखो सेल के डिवीजन के लिए भी, है ना, चीजें चाहिए। सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस, तो यहाँ पे माइटोसिस का प्रिपरेशन होगा। इसके बाद में, मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है, अब यहाँ माइटोटिक फेज आएगी, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सब कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो बात करते हैं एम फेज के बारे में।
देखो एम फेज में दो चीजें होंगी, एक होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब ड्रामा होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, एक्चुअली जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो डिवाइड होगा। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटो, साइटोप्लाज्म, सेल, सेल का असली डिवीजन मतलब कंटेंट जो है वो डिवाइड होगा। तो इस तरह से एम फेज में दो चीजें आती है माइटोटिक फेज में। ठीक है, तो ये एक्चुअली सेल डिवीजन कहलाया जाता है। अभी ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर, जो अभी मैंने बताया 1 आवर के लिए, क्योंकि 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर एम फेज है, बाकी 23 आवर्स बेटा इंटरफेज होता है। नाउ देखो एम फेज में क्या क्या इंक्लूडेड है ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज व्हाट द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ज्यादा बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे, बट यहाँ देखो अभी थोड़ा सा। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम सेल डू नॉट वांट टू डिवाइड, दे वांट टू बिकम परमानेंट सेल, दे वांट टू डिफरेंशिएट। ठीक है, बहुत हो गया पढ़ना पढ़ाना, आप है ना स्कूल छोड़ देते और जॉब कर लेते, ये कार्यक्रम होता है। सो सम सेल्स डू नॉट शो डिवीजन, एग्जांपल हार्ट सेल, या हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो अभी वो डिवाइड नहीं होते यार, अभी है ना, जो फिक्स हो गया हो गया। तो वो कहाँ पे है, सो मैनी अदर सेल्स, मतलब जो भी हम लोग सेल्स को देखते हैं, more है ना, many other cells divide only occasionally to replace damaged or dead cells। ठीक है, देखो अगर अब हमारे स्किन सेल के बारे में अगर हम बात करें ना, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो हमारे बॉडी में जितने भी अभी सेल हैं वो कोई डिवाइड नहीं हो रहे, कोई माइटोसिस नहीं कर रहे, ब्रेन में है या लीवर में है या किडनी के हैं, एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि अब वो जी नॉट स्टेज में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, क्विसेंट स्टेज जिसको मैंने कहा था उसमें वो एंटर हो चुके हैं। अगर वो डिवाइड करेंगे जबरदस्ती में तो फिर कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, ये क्लियर है। बट हमारे जो स्किन के सेल होते हैं बच्चों, स्किन के सेल, अब ये स्किन के सेल को क्या है, यहाँ पे है ना जो भी डैमेज है या डेड सेल से वो निकलते चले जाते हैं और वहां पे रिप्लेसमेंट करना जरूरी हो जाता है। सो मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। तो एनिमल्स में तो परमानेंट होते हैं सेल्स, खास करके डिवाइड नहीं होते, एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक की लेंथ वो जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हमें समझना है। बाकी स्किन के सेल्स हमारे में भी बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है तब। द सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 phase and enter an inactive stage called as what the G0. Such cells remain metabolically active but not proliferate. तो वो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मर नहीं गए वो, उनका काम चालू है, वो जिंदा है, बट वो प्रोलिफरेट नहीं होते, मतलब अपना नंबर नहीं बढ़ाते। नाउ देखो अब ये कौन तय करेगा, हु विल डिसाइड कि सेल ने कहाँ जाना चाहिए, क्या उसने G1 स्टेज में जाना चाहिए या क्या उसने G0 स्टेज में जाना चाहिए, हु विल डिसाइड। नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर है जीन्स विल डिसाइड, यू नो। नाउ विद जीन, सो जीन्स आर देयर, फॉर एग्जांपल ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नो, ज्यादा डीप जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे जीन है हमारे डीएनए में जो डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि यार सेल ने करना क्या चाहिए। अब देखो ये जो भी जीन होते हैं डेफिनेटली है ना, इनके कुछ ना कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट्स आते हैं, ये प्रोटीन प्रोडक्ट ही डिसाइड करते हैं, इनका अमाउंट डिसाइड करता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एंजाइम, बस इतना याद रखो, कौन सा एंजाइम और कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि मॉलिक्यूलर कंट्रोल करता है पूरे सेल साइकिल के रेगुलेशन को, तो यहाँ पे हमें नाम आएगा बेटा CDK। अभी CDK इज एन एंजाइम, इसका नाम है बेटा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, नाम है, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, दैट इज द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नाम से समझ में आता है कि ये एक्चुअली काइनेज नाम का एंजाइम है
ठीक है, जो एनर्जी, जो थर्मोडायनामिक्स होती है हमारे सेल की, उसको कंट्रोल करता है, फ्री एनर्जी एंड ऑल। तो उसमें ज्यादा हम लोग नहीं उतरेंगे, बट जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज की, तो आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि ये एंजाइम साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, ठीक है, ये जो चेक पॉइंट है इसको अगर क्रॉस करना है, देखो ये एम फेज है, एम फेज के बाद में G1 है, फिर S है, फिर G2 है। तो बच्चों ये चेक पॉइंट सेल तब तक क्रॉस नहीं करेगा जब तक उसमें, है ना, ये जो साइक्लिन होते हैं जिनको हम लोग G1 साइक्लिन बोलते हैं, ठीक है, जब तक G1 साइक्लिन का अमाउंट बढ़ नहीं जाता, बहुत ज्यादा G1 साइक्लिन अगर बना दिया गया, तो बेटा ये G1 साइक्लिन इस एंजाइम को प्रोवोक करते हैं, एनर्जी का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, और सेल ट्रिगर्ड टू द एस फेज। अदरवाइज अगर वो G0 में जाना चाहता है तो उसमें G1 साइक्लिन का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद रहेगा। आई होप इट इज वेरी सिंपली क्लियर टू यू, है ना। दो ही कंपोनेंट है, कौन है बेटा, साइक्लिन, और कौन है दूसरा, एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब ये एंजाइम तो पहले से होता ही है, सेल में बनता है, साइक्लिन तो है, ये एंजाइम प्रेजेंट है, बट एंजाइम होने से कुछ नहीं होगा। आपके पेट में एंजाइम है, बट अब खाना ही नहीं खाओगे तो क्या डाइजेस्ट करेगा, कुछ नहीं। सो सेम थिंग यहाँ पे सेल में ठीक है, सेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, व्हेनेवर टॉक अबाउट द सेल, ठीक है, तो बच्चों सेल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये चीज को समझे, ये नॉर्मल पॉइंट को समझे कि जब तक साइक्लिन नहीं बनेगा, ठीक है, क्या नहीं बनेगा बेटा, साइक्लिन, अगर साइक्लिन नहीं बनता है, ठीक है, तो बेटा आगे की कहानी बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएगी, जो है जैसा है वैसा चलता रहेगा, है ना। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कितना भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है साइक्लिन डिपेंडेंट। तो साइक्लिन जब बनेगा G1 साइक्लिन, तो ये वाला चेक पॉइंट क्रॉस होगा, ठीक है। वैसा ही चेक पॉइंट यहाँ पे होता है जिसको हम लोग G2M चेक पॉइंट कहते हैं। अब G2M चेक पॉइंट यहाँ पे M साइक्लिन जब बनेंगे, M साइक्लिन नाम के दूसरा कंपोनेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट M साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, जब वो बनेंगे तो बेटा ये सेल इस चीज को क्रॉस करके फिर एक्चुअल सेल इंटरफेस को खत्म करके M फेज में एंट्री मारता है, ठीक है। तो आपके लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, बट आपके लेवल पे मैं सिर्फ आपको दो ही चेक पॉइंट बता रहा हूँ। एक चेक पॉइंट जिसमें सेल डिसीजन लेता है कि हाँ अब मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। दूसरा चेक पॉइंट है बच्चों ऐसा चेक पॉइंट जिसमें हमें ये डिसीजन लेने को मौका मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग है ना एस फेज में एंट्री करेंगे, डीएनए का डिवीजन होगा, डीएनए का नंबर अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। और फिर बेटा G2 में भी एंट्री होगी, G2 में जब एंट्री हो जाती है तो एम साइक्लिन बढ़ जाएगा, और एम साइक्लिन जब बढ़ जाता है तो फिर से एम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा डबल फॉस्फेट वाली एनर्जी होती है, उनका थर्मोडायनेमिक्स और भी ज्यादा हाई लेवल का होता है एज कम्पेयर टू ये वाले जो है G1 साइक्लिन डिपेंडेंट्स है, तो वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि सेल का डिवीजन आराम से हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ जीन, एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, है ना, एंड व्हाटएवर द मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, सब का खेल है बेटा बहुत जबरदस्त। सो आपको क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर क्या देना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। CDK है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको है ना एकदम क्या बोलते हैं एक नॉर्मल सर लेवल पे मैंने, हाँ बोलो ना। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर सीडीके था, मतलब विच एंजाइम एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसका आगे क्या था सर? हाँ मैंने कहा कि कौन सा एंजाइम सेल में प्रेजेंट होगा जो सेल साइकिल को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है साइक्लिन सर डिपेंडेंट काइनेज। बोलो। सर आप वापस बोल सकते हो, सुना नहीं। विच एंजाइम है ना रेगुलेट द सेल साइकिल,
आंसर इज ओके सर। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, है ना। विच प्रोटीन मोलिक्यूल, आंसर इज साइक्लिन। तो बहुत अलग अलग प्रकार के साइक्लिन होते हैं, क्योंकि अलग अलग चेक पॉइंट पे वो काम करते हैं। उनका अमाउंट बढ़ेगा तो ही बेटा उससे रिलेटेड जो सीडीकेज है वो एक्टिवेट होते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है, और आगे की प्रोसेस होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो देखो माइटोसिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइटोसिस एक इक्वल डिवीजन है। माइटोसिस क्या है? एक इक्वल डिवीजन है ना। ये इक्वल डिवीजन होता है। अगर पेरेंट सेल में हैप्लॉइड है, मोनोप्लॉइड है, तो डॉटर सेल भी मोनोप्लॉइड ही बनेंगे। पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड बनेंगे। वॉट एवर मे बी द प्लॉइडी इन द पेरेंट सेल, द सेम प्लॉइडी विल बी देयर इन दी योर डॉटर सेल्स, ठीक है। सो ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खास करके डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस देखने को मिलता है। अब हम ऐसा कहते हैं इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम जो सेल होते हैं दुनिया भर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, इसीलिए। इट ऑल्सो अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स। अगर हैप्लॉइड सेल चाहे तो वो भी माइटोसिस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि छोटे वाले जो प्लांट्स है या फंगस है या छोटे एकदम से ऑर्गेनिजम्स है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसीलिए उनमें भी ये सब होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। पक्का। नाउ यहाँ पे आपको बेटा एक साइकिल दिख रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे किस तरह से ये है ना सेल डिवाइड हो रहा है। नाउ देखो, हमें बेटा नंबर नोटिस करना है कि यहाँ पे चार चीजें हैं। एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज, एक है टेलोफेज। ऐसी चार चीजें हमें देखने को मिलती है, ऐसे चार स्टेजेस है। अब ये भी समझो, एज ए साइंस स्टूडेंट आपको ये समझना है कि आपको पढ़ने के लिए ये स्टेजेस है, बट अगर अभी आपने एनिमेशन देखा हो तो ये इतना क्विकली होता है कि आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव मेड दिस स्टेजेस, ओके। अदरवाइज दे आर वेरी क्विक एंड वेरी स्पॉन्टेनियस। पक्का? यस एवरीवन, है ना। नाउ देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये जो चार कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस है, ठीक है। अब एक एक को अगर हम लोग देखें, जैसे कि नंबर 1 है प्रोफेज। अब ये एनसीईआरटी की डायग्राम है यार, इसमें आता है अर्ली प्रोफेज। तो जैसे आप देखोगे कि आप इवन जो इंटरफेस का जो न्यूक्लियस देखोगे तो उसमें जो डीएनए होता है जो है ना ऐसे फैला हुआ है सेल के अंदर, बिल्कुल रैंडमली, उसका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट जैसे ही मेटाफेज की शुरुआत होगी तो आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये एक ब्लू कलर का और दूसरा एक ब्लू कलर का, दो बड़े है ना, बड़ा और एक छोटा। और यहाँ पे देखो ब्राउन कलर के, रेड कलर का हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये वाला जो है ये एक, ये पैटर्नल, ये मैटरनल है बड़े वाले, और ये पैटर्नल एक मैटरनल है, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से बच्चों है ना, यहाँ पे 2n = 4 आपको दिखाया जा रहा है, मतलब 4 क्रोमोसोम आपको दिखाया जा रहा है। डिप्लॉयड कंडीशन है इस सेल में, अर्ली प्रोपेज में ये दिखाई देने लगा क्योंकि कंडेंसेशन की शुरुआत हो चुकी है। द Your voice is not audible. तो बेटा आपको आवाज आ रही है ना? यस।
Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्पीड ठीक है ना, स्पीड ठीक है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही, नॉर्मल है ना आपके लिए बच्चों? यस Yes, sir. लिटिल स्लो अच्छा स्लो है, थोड़ा स्लो करना है या स्लो है, क्या बोल रहा है? लिटिल स्लो क्या होता है? एनीवे स्लो करो, अच्छा ओके। हाँ तो देखो अभी स्लो हो ही जाएगा क्योंकि स्टेजेस पे आए हैं हम लोग। तो ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में बोली थी ना, इसलिए देखो यहाँ पे अब बच्चों आता है लेट प्रोफेज के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डायड दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे दो दो कॉपीज दिखाई दे रही है, हर एक क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये दो छोटे वाले पैटर्नल मैटरनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बड़े वाले भी दिखाई दे रहे हैं पैटर्नल मैटरनल, चलो रेड वालों को हम लोग मैटरनल मानते हैं, ब्लू वाले को पैटर्नल मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी बच्चों आराम से दिखाया जा रहा है 2n इज इक्वल टू 4, बट रिमेंबर प्रोफेज में हमेशा 4c ही होगा, 4 कॉपीज है। अब अर्ली प्रोफेज में दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पे बिल्कुल 100% बेटा आपको है ना देखने को मिलता है। सो 2n इज इक्वल टू 4 एंड 4c, यहाँ पे 4 कॉपीज भी है और 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम में एक एक है ना, नहीं है तो दो दो बेटा डीएनए अटैच्ड है, क्लियर है। तो ऐसा टोटल नंबर जो है 8 डीएनए वहां पे है, इफ यू काउंट, 4 क्रोमोसोम है, 8 डीएनए है, यस और नो, है ना, पक्का। नाउ देखो जैसे लेट प्रोपेज अपने आगे बढ़ता है तो क्या होता है, इन एनिमल सेल द सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म मूव टू द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे आपको है ना सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे, और एक तो क्या होता है स्पिंडल बनने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। स्पिंडल का फॉर्मेशन की शुरुआत होती है, स्पिंडल ऑब्वियसली ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, मैंने ये आपको लास्ट क्लास में भी है ना सेल में समझाया था कि स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। तो वहां पे स्पिंडल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स को बाद में खींचेंगे, है ना, ये मैंने बताया डायग्राम ड्रॉ करके आपको। अब इसमें एक चीज होती है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक, ये सब गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरा गायब हो जाते हैं जैसे लेट प्रोफेज एंड होगा। फिर उसके बाद आता है बेटा मेटाफेज। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई देता है इक्विटोरियल प्लेट आपको दिखाई देगी, और ये इस इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर बेटा चारों क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, यू कैन सी देम वेरी क्लियरली, यस। देखो आपको दोनों तरफ बेटा सेंट्रियोल जो है उनका पोल बन चुका है, ठीक है। ये देखो मैंने कहा था ये पैटर्नल पैटर्नल मैटरनल मैटरनल, ठीक है। तो दोनों मैटरनल एक साइड जा रहे हैं, दोनों पैटर्नल, बिल्कुल। और यहाँ आप देख सकते हो कंप्लीटली बेटा वो एक इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर सारे चारों के चारों अरेंज हो चुके हैं। अभी भी कंडीशन 2n है, ठीक है, बराबर, और अभी भी कंडीशन 4c है। तो मेटाफेज में आपको वही दिख रहा है, सेम टू सेम जो लेट प्रोफेज में आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग कांग्रेशन भी बोलते हैं, कांग्रेशन मतलब सारे एक जगह जमा हो जाना ऑन द इक्विटोरियल प्लेट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मेटाफेज प्लेट, और हमें प्रॉपरली यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग एस्ट्रल रेस कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रल रेस भी दिखाई दे रहे हैं, स्पिंडल भी आपको देखने को मिल रहे हैं प्रॉपरली, जो कि अटैच कर रहे हैं टू द पोल्स, ठीक है। तो कुछ स्पिंडल जो है यहाँ से शुरू होकर के डायरेक्ट दूसरे पोल की तरफ जाते हैं, ऐसे भी स्पिंडल होते हैं। फाइबर्स कुछ होते हैं जो क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं दोनों तरफ से। So there are different types of the things you can see. Yes, ये है मेटाफेज प्लेट, इक्विटोरियल प्लेट, जिसपे सारी चीजें। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको बड़े ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये आएगा कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स की स्टडी करना चाहते हो, है ना, कितने क्रोमोसोम है, कौन सा छोटा क्रोमोसोम है, कौन सा बड़ा क्रोमोसोम है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा? कैरियोटाइप।
हम भी है ना, हमारे इधर इंसान जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स के केस में भी हम क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहला क्रोमोसोम है ना, एंड इंक्रीजिंग साइज में नहीं तो डिक्रीजिंग साइज में हम लोग उनको अरेंज करते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 21st क्रोमोसोम है और 9th क्रोमोसोम है, तो कौन सा क्रोमोसोम बड़ा होगा साइज में? ऑब्वियसली 9th इज लार्जर देन द 21st। ठीक है, ऐसा चलता है 22nd क्रोमोसोम तक हम लोग अरेंज करते आते हैं। बट इसकी स्टडी है ना, शेप ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, हाईली कंडेंस्ड है, पूरा कंडेंसेशन कहाँ कंप्लीट होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपका आंसर होगा द कंडेंसेशन विल बी कंप्लीट इन द मेटाफेज। दूसरा आएगा कि आप कब कहाँ पे आपको पूरा कैरियोटाइप पढ़ने को मिलेगा, है ना, किसी भी सेल का। तो आंसर आता है इन द मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में 2n इज 4c आपको देखने को मिलता है। दैट्स इट, सिंपल थिंग। नाउ बच्चों, यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, देखो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे पहुंच गया। कुछ स्पिंडल फाइबर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वो सिर्फ पोल से शुरू होते क्रोमोसोम का अटैच होते, दैट्स इट। और कुछ स्पिंडल फाइबर जिनको हम एस्ट्रल रेस कहते हैं। तो यहाँ मैंने थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर आपको दिखाए हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड एस्ट्रल। दिखाई दे रहे हैं ना स्पिंडल फाइबर्स। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर? इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन पोल टू, है ना, अनदर पोल जाएगा, वो क्रोमोसोम को अटैच नहीं करेगा। एंड डिसकंटिन्यूअस का मतलब है इट इज एक्चुअली अ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, जो कि क्रोमोसोम को खींचने के लिए है। और तीसरा होता है बेटा एस्ट्रल रेज, जो कि बस दिखा हुआ है, ठीक है, सपोर्टिव है वो। एनीवे, और एक होता है जो हमें देखने को मिलता है एनाफेज में, जो बीच में बन जाता है, दो जो सेपरेट हो जाते हैं ना, क्रोमेटिड। अब यहाँ नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है? नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि अगर आप एनाफेज के बारे में याद करोगे, जस्ट आई विल शो वन मोर टाइम हियर। ये वाली चीज अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, तो इस डायग्राम को अगर बहुत प्रॉपरली आप देखते हो मेटाफेज के केस में, तो आपको सारे क्रोमोसोम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब डायड। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि यार मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसा होता है, तो आंसर है 1 सेंट्रोमियर एंड 2 क्रोमेटिड। ठीक है, दैट इज अ डायड कंडीशन, दैट इज इन द मेटाफेज। बट इफ यू मूव टू द एनाफेज कंडीशन, जब आप एनाफेज को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? जो क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज हुए थे, डायड और ये डायड, दोनों एक दूसरे टूट गए। अब वो दोनों ही मोनैड आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब नाउ द क्रोमोसोम्स आर अपीयरिंग लाइक दिस। ठीक है, तो बच्चों कंडीशन यहाँ पे, अब इस जगह पे जो कंडीशन है बच्चों, यहाँ अब आ गया है बेटा 4n एंड 4c, क्योंकि नंबर तो डीएनए का उतना ही है। But you can count right now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? So 8 monad are there. तो एनाफेज में आपको 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमेटिड सिचुएशन देखने को मिलती है, बिकॉज एनाफेज इज मार्क्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमेट, है ना, सेंट्रोमियर। So यहाँ पे आपको देखने को मिला सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स longitudinally, resulting in the formation of 2 daughter chromatids. Yes, है ना, यहाँ पे बेटा हमें 2 daughter chromatid बनते हुए दिखाई देते हैं। And as the spindle fiber contracts, the chromatids move from the equator to the opposite poles. तो जैसे कि वो इक्वेटोरियल प्लेट हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे, अब ये इक्वेटोरियल प्लेट से आपको दिखाया जा रहा है कि ये पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, because the spindle fibers contract. Spindle fibers are made up of a contractile protein. Contractile word is important. Contractile protein name is tubulin. ठीक है, तो ट्यूबुलिन डेफिनेटली बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, so that they can contract and then pull that chromosomes away from each other. ठीक है, तो ये जो है यहाँ हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए, ये है बच्चा एनाफेज। ठीक है,
नाउ लास्ट इज टेलोफेज। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था वो अब वापस आना शुरू हो चुका है। ठीक है, दोनों तरफ बेटा आपको दो डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। डॉटर सेल अभी बने नहीं है बट डॉटर न्यूक्लियाई आपको दिखेंगे। So chromosome cluster at opposite poles and uncoil into the chromatin fiber। अब जो है कंडेंसेशन रिवर्स हो रहा है। ठीक है, अनकॉइलिंग आपको शुरू हो चुका है, क्रोमेटिन बनेगा क्रोमोसोम से। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन आएगा कि आप क्रोमोसोम का शेप कहां पे ऑब्जर्व करोगे, तो आंसर होता है एनाफेज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ना, मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है, अगर आपको याद हो तो, जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो जब उसको खींचा जाएगा तो वो वी शेप का नजर आएगा। यस, अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो जब उसको पुल किया जाएगा सो इट विल अपीयर वी शेप्ड। इवन आई विल टेल हियर, सपोज यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक है, so when it will be pulled it will be appearing like a L shape. If the chromosome is acrocentric, acrocentric का मतलब क्या है ना, बहुत ही छोटा सा, इधर क्रोमेटिड है इधर बहुत लंबा है, तो it will appear like a J shape. And if the centromere is what we can say the telocentric, it will appear like a I shape. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप साइज ऑफ द क्रोमोसोम स्टडी ऑफ कैसे कर सकते हो ना, फाइनल कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, एंटायर कैरियोटाइप आप डायड वाली जो कहाँ पढ़ सकते हो, तो आंसर है मेटाफेज। बट जब आपको ये पूछा जाएगा कि शेप्स ऑफ द क्रोमोसोम आप कहाँ रिसर्च करोगे, द आंसर इज द एनाफेज नॉट द मेटाफेज। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात करें टेलोफेज के बारे में। सो टेलोफेज में इट्स सिंपल, मैं मेटाफेज में कैरियोटाइप पढ़ूंगा, साइज ऑफ क्रोमोसोम पढ़ूंगा, फाइनल कंडेंस्ड क्रोमोसोम को पढ़ूंगा, डायड क्रोमोसोम को पढ़ूंगा। बट जब मुझे शेप के बारे में पूछा जाएगा, एक एक क्रोमोसोम के शेप को, मतलब उसका जो मोनैड का शेप आता है वो वी शेप्ड है, एल शेप्ड है, जे शेप्ड है कि आई शेप्ड है ना, ये मैं कहाँ पे स्टडी करूंगा, कौन से स्टेज में, तो आंसर इज एनाफेज। क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ देखो, टेलोफेज एक बहुत ही क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज है, बहुत जल्दी क्विकली होती है। तो ये एक्चुअली साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का भी डिवीजन होना शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे हो कि दोनों तरफ से आपको फरोविंग देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स, न्यूक्लियर वापस आ जाता है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक सब वापस आना शुरू हो जाते हैं, रिटर्न फिर से बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। तो जो कुछ भी बना था वो डिसअपियर होगा, जो डिसअपियर होगा तो वो रीअपियर होगा। दैट हैपेंस इन द टेलोफेज स्टेज। यहाँ पे आपको है ना, अगर आप एंटायर सेल को देख रहे हो क्योंकि अभी तक सेल डिवाइड नहीं हुआ है, तो कंडीशन अभी भी बच्चों 4n और 4c है जो एनाफेज में थी। बट अगर आप इंडिविजुअल न्यूक्लियोआई को देखोगे, डॉटर न्यूक्लियाई, तो दोनों ही बेटा 2n और 2c है अभी, हाफ हाफ, इधर 4n 4c तो इधर 2n 2c 2n 2c, बट एंटायर सेल इज अ 4n 4c। इसीलिए बहुत बार बेटा टेलोफेज के लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछते है ना, अगर पूछेंगे भी तो वो न्यूक्लियाई के बारे में पूछेंगे, व्हाट हैपेंस इधर डॉटर न्यूक्लियाई। Daughter nuclei is always 2n and 2c in case of the telophase, but the cell is, क्योंकि सेल अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, the cell is 4n 4c। yes, everyone is clear? बच्चों क्लियर है? लास्ट यहाँ पे देखो, Yes, sir. है ना, अब हमें यहाँ नोटिस करना है यार साइटोकाइनेसिस के बारे में। अब साइटोकाइनेसिस होगा मतलब एक्चुअली क्या होगा, अगर आप एनिमल सेल में देखोगे तो दोनों तरफ से ऐसे डिप्रेशन बनता है ना, यहाँ पे बीच में एक्टिन फिलामेंट का ऐसा रिंग बनता है कि वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट होते चला जाता है। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन नॉट ट्यूबुलिन। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कहते हैं इन केस ऑफ द एनिमल सेल। और वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है कि वो चारों तरफ से बेटा उसको अंदर 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 खींचता है, सेंटर में जहां पे इक्वेटोरियल प्लेट था, मेटाफेज के समय जो इक्वेटोरियल प्लेट बना था वहीं पे, और तुरंत बेटा एनिमल सेल डिवाइड हो जाए। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन होता है।
एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है। एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है। एनिमल सेल के डिवीजन को मैं क्लीवेज कह सकता हूं, बट प्लांट सेल में ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज प्लांट सेल जो है इट इज कवर्ड बाय द सेल वॉल विच इज वेरी रिजिड, है ना, रिजिड सेल वॉल है। सो नाउ इट स्टार्ट्स व्हेन टेलोफेज इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना, टेलोफेज जो है वो एग्जैक्टली बेटा, एंड इट स्टार्ट्स व्हेन टेलोफेज इज इन प्रोग्रेस। अगर टेलोफेज प्रोग्रेस में है ना, तो ये बेटा चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिंपल है ना, इट स्टार्ट्स व्हेन टेलोफेज इज इन प्रोग्रेस, तभी शुरू हो जाता है वर्क। अच्छा, नोटिस करते यहाँ पे, अब ये जो है एनिमल सेल के बारे में दिखा रहा हूं, आप देख रहे हो किस तरह से, है ना, मतलब ये चारों तरफ से दबता चला जा रहा है। अंदर कौन है, छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना हुआ है, रिंग जो चारों तरफ से बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच रहा है, अंदर के साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना, पुल कर रहा है। इसीलिए वो जितना कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा ये ऐसा आ करके बेटा टूटेगा। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपको, है ना, सिंपल क्वेश्चन, एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। ये पेरिफेरी से दबता हुआ शुरू हो जाएगा और सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इज इट अ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज बाय द क्लीवेज फरो is appeared in plasma membrane and it gradually depends and joins the center, dividing the cytoplasm into two। इस तरह से आपको प्लांट्स एनिमल सेल में बेटा क्लीवेज फरो बनते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, बट अगर यही चीज अगर आप प्लांट सेल में देखोगे, तो क्योंकि प्लांट सेल सेल वॉल से कवर्ड है, तो एक्चुअली होता क्या है, बीच में यहाँ सेल प्लेट बनना शुरू होती है। मतलब ये प्लांट सेल है, या इक्वेटोरियल प्लेट में पहले एक छोटी सी प्लेट बनी, इसी प्लेट की लेंथ बेटा बढ़ती चली जाती है, घेरा बढ़ता चला जाता है, अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ सेल वॉल इन बिटवीन द टू, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ गोल्गी के वेसिकल्स आते हैं और वो यहाँ बहुत सारी चीजों को जमा करना शुरू कर देते हैं, और बीच में मिडल लैमेली बनना शुरू हो जाती है, मतलब बीच में सेल वॉल फाउंडेशन। बट आप नोटिस करो कि चीजें सेंटर से शुरू हुई है और पेरीफेरी की तरफ जा रही है। नाउ कैन आई आस्क यू क्वेश्चन कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? यस, इट्स because it is starting from the center and then it's actually spreading toward the periphery. Yes or no? So it is a centrifugal. Be careful about it. ठीक है, तो बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप कुछ, है ना, पूछ लेंगे और आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो। एनिमल सेल में पेरीफेरी से शुरू होकर के सेंटर की तरफ कट होते चला आता है, यहाँ पे, है ना, वॉल बनाते चले जाते हैं, वॉल बनती चली जाती है। फ्रॉम सेंटर इट विल स्टार्ट एंड देन इट विल स्प्रेड टुवर्ड द पेरीफेरी, एंड ये बना देता है मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है, एंड सो दैट द टू डॉटर सेल्स विल डिवाइड। ठीक है, इस तरह से साइटोकाइनेसिस आपको प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंटर में जो चीजें जमा होती है उनको हम लोग बोलते हैं, है ना, प्लाज्मोजेन। तो प्लाज्मोजेन होते हैं, फ्रैगमेंट जमा होते हैं धीरे धीरे और वॉल बनाते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स वापस आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। ठीक है, ये सब चीजें बेटा आपको देखने को मिलती है। दैट्स इट, है ना। सो दैट इज अबाउट द माइटोसिस। बट whenever I will say here, suppose, मैंने थोड़ा ध्यान से बच्चों अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं G1 स्टेज लिखता हूं, सपोज आई विल राइट द G1 स्टेज, so whenever I will write the G1 stage, I will write the chromosome number 2n and copy 2c. But ऐसे ही वो S फेज में जाएगा तो S फेज में तो नंबर उतना ही रहता है, बट अमाउंट डबल हो जाता है। G2 it is the same thing, 2n 4c. Prophase 2n 4c. Metaphase 2n 4c.
एनाफेज, नाउ यहाँ पे होता है ना, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, क्रोमेटिड सेपरेट। यहाँ पहली बार आपको देखने का 4n 4c। देखो टेलोफेज में एंटायर सेल में बेटा 4n 4c होता है, बट पर न्यूक्लियाई इट इज 2n 2c। एंड ऑब्वियसली जो डॉटर सेल्स बनती है वो 2n और 2c बनेंगे। दैट्स इट। नाउ माय क्वेश्चन इज, है ना, आपके पास एक सेल है, अ सेल जिसके जीवन स्टेज में 40 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और 90 पिकोग्राम डीएनए है। व्हाट विल बी द अमाउंट एज वेल एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एनाफेज? ऐसा क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आपको क्लियरली पता है, दिख भी रहा है कि सिर्फ एकमात्र ऐसी फेज है जहां पे आपको 4n कंडीशन देखने को मिलती है, अदर देन दैट एनाफेज के अलावा, ठीक है, टेलोफेज में है बट मैं बोला ना उसको हम कंसिडर नहीं करते, है ना, तो 4n कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं। एंड देन सो दैट द एनाफेज हैव द 80 क्रोमोसोम एंड ऑब्वियसली ये 90 है तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, 180 पिकोग्राम डीएनए। क्लियर है क्या? यस बच्चों, अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस ये क्वेश्चन आएगा इसमें इतने के लिए, क्योंकि ये इतना ही बताना था मैंने, एक्चुअली इतना ही बताना था। वो मेटाफेज वगैरह के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, बट ये वो पूछ सकते हैं। तो ये अगर आपको आता है सो इट्स अ सिंपल वन, बहुत इजी है ये। तो बच्चों यहाँ ये है माइटोसिस। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस यही है कि वो सोमैटिक सेल में डिवीजन करता है। जितना क्रोमोसोम नंबर सोमैटिक सेल में है उतना ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी होता है। दैट्स इट, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टेप्स है जो भी मैंने बताया, जो भी अगर आप वो लिखना चाहते तो अगर आपने लिखा होता अच्छा है, ठीक है, जो मैंने अभी लिख के दिया था, जो भी बनाया, बाकी तो है ना सारे एक के बाद एक स्टेप्स होते चले जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाएगा, है ना, रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर, जितना क्रोमोसोम नंबर है उसको वो रिटेन करेगा। इट हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ, है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी जाइगोट से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस से ही बनते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मैंने ये कारण आपको बताया था लास्ट क्लास में कि व्हाई सेल विल डिवाइड। ऑब्वियसली ये बेस्ट रीजन होता है कि उसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है उसको रिस्टोर करना होता है, अपने जो सेल का साइज है उसको छोटा रखना होता है ताकि वो उसकी एफिशिएंसी हमेशा मेंटेन रख सके। और भी चीज है जैसे कि रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, है ना। अगर कहीं पे भी हमारे एपिडर्मीज में जैसे सेल होता है, स्किन के सेल्स है, लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हमारे हमेशा बनते रहते हैं इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। तो वो सेल भी डिवाइड होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं। ये चीज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि सर्टेन सेल्स इन आवर बॉडी दे एक्चुअली डिवाइड कंटिन्यूअसली, लाइफ टाइम बेटा वो बनते रहते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे सेल ऐसे हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। वंस दे हैव फिक्स्ड देयर पोजीशन स्ट्रक्चर दे आर फिक्स्ड। इवन जब हम हमारी एज होने लगती है तो हमारे न्यूरॉन्स की संख्या कम होने लगती है, तो हमें जो याद नहीं आता ये सब इंसान को होता है, डिमेंशिया वगैरह होना शुरू हो जाता है। एनीवे, सो लाइनिंग ऑफ द गट ये भी एक जगह है जहां पे आपको डिवाइडिंग सेल दे अल्सर्स होते हैं। नहीं तो अल्सर्स मतलब बहुत ज्यादा हम गर्म खाना खाते हैं तो वहां के जो सेल्स है वो डैमेज होते हैं इनसाइड द गट, इंटेस्टाइन, स्टमक खास करके। तो बेटा वहां पे भी नए नए सेल्स बनने की कोशिश होती है, नए सेल बनाए जाते हैं। तो आपको मतलब ये नहीं लगना चाहिए किसी ने बताया कि एनिमल सेल में कभी मतलब सेल डिवाइड ही नहीं होते लाइफ टाइम में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि जब जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी वहां वो डिवाइड करते हैं। करेक्ट है? पक्का बेटा, है ना। अब आता है बेटा, है ना, मियोसिस। देखो मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि 2n से n बन जाता है वो, है ना, ये सब होता है। बट
मियोसिस एक इतनी बढ़िया प्रोसेस है कि इसमें एक और चीज होती है, अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुली इस एनिमेशन को देखोगे तो आपको क्रोमोसोम जो है ना, मतलब अलग अलग कलर के वहां पे आपको देखने को मिलेगी कि एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स यू कैन सी। ठीक है, जो एक्सचेंज है सेगमेंट्स का आपको देखने को मिल रहा है। अभी मियोसिस 2 हो रहा है, एनाफेज 2 हो रहा है, डिवाइड हो गया, खत्म हो गया कार्यक्रम, 4 सेल बन गए। तो यहाँ पे फिर अभी से देखो, अभी आप देख रहे हो सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है, पोजीशन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेटली आप देख सकते हो किस तरह से क्रोमोसोम ने फ्रैगमेंट्स एक्सचेंज कर लिए, पैटर्नल मैटर्नल इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए। नाउ यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, तो ये था एनाफेज 1। ठीक है, और 2n से n बन चुके हैं, दोनों ही में n चले गए हैं, 4 क्रोमोसोम की जगह 2 क्रोमोसोम चले गए हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट, फिर से अरेंज हुए, फिर सेपरेट हुए। तो इस तरह से मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 एज वेल एज द मियोसिस 2, ऐसे 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी हम लोग अगर आगे बढ़े, बहुत अगर सिंपली हम लोग चीजों को समझे, तो क्या है ना, मैं वो सीधी बात अगर आपको बता दूं, मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको लगती है तो उतना सही समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स ना व्यू द स्टेप्स, हम स्टेप्स को देखें तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक 3D व्यू आपको देखने को मिल रहा है क्रोमोसोम का। तो आपको दिखने को मिल रहा है कि ये जो दोनों है ना, ये देखो, ये एक डायड है पर्पल कलर का, और दूसरा एक डायड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो भी एक ब्लू कलर का है। अब ये दोनों ही डायड दोनों तरफ से एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो ये जो चिपके हुए दिखाई देते हैं यहाँ व्हाइट कलर के आपको दिखाई देंगे, ये हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग होता है। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। ठीक है, ऐसा समझ ले। और ये दोनों एक दूसरे को एकदम लेंथ वाइज एक दूसरे से चिपके होते हैं। आपको काइनेटोकोर भी दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली। ठीक है, काइनेटोकोर यू कैन सी, यस और नो, है ना। मेन चीज है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। और आपको एक चीज नोटिस करनी कि यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के साथ में अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, ये प्रोफेज 1 में होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। देखो यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे यार, गैमेट्स बनाए जाते हैं। इट ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, मतलब जब, है ना, एग सेल, स्पर्म सेल, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनाया जाता है फ्रॉम द सोमैटिक 2n to n, तब ये बनेगा। नाउ आपको मैंने बिल्कुल लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर कराया था कि हैप्लॉइड का मतलब n नहीं होता। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंटल प्लॉइडी। पेरेंटल प्लॉइडी अगर 100n है तो 50n विल बी द हैप्लॉइड। दैट्स इट, सिंपल, है ना। सो ये क्लियर है। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी प्लांट्स एनिमल्स दुनिया में पाए जाते हैं वो डिप्लॉइड है, तो n इज द हैप्लॉइड। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो देखो, लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल डेफिनेटली बेटा, उसके लिए मियोसिस बहुत इसेंशियल स्टेप है। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज, है ना। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा फिर से डिप्लॉइड स्टेज वापस आ जाती है, जो भी, है ना, मियोसिस से गई थी। अब यहाँ देखो, अगर हम बात करें की फीचर्स ऑफ मियोसिस में, इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स। इसमें 2 स्टेजेस आती है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। ठीक है, meiosis 1 as well as what the meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। तो एस फेज एक ही बार आएगा, एस फेज की 2 बार आने की जरूरत नहीं है। एस फेज एक ही टाइम आएगा, एम फेज 2 बार आएगा। ठीक है, 2 times it the cell will divide। now it involves pairing of homologous chromosome। अभी मैंने जो दिखाया था पर्पल कलर ब्लू कलर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक जैसे 2 क्रोमोसोम एक दूसरे को चिपक जाते हैं। मियोसिस 1
begins after replication of the parental chromosome। जैसे एस फेज हो जाता है G2 आ जाएगा, उसके बाद बेटा है ना वहां पे आपको मियोसिस 1 होते हुए यहाँ पे आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एस फेज के जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और अल्टीमेटली हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। तो हम लोग देखें बच्चों यहाँ पे इसको आगे, तो देखो मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वही है। मियोसिस 2 में भी वही है, बट है ना 1 1 1 2 2 2 2 दैट्स इट, है ना, यही है। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें एक एक को, तो मियोसिस 1 में सबसे पहली जो स्टेज आती है, इस चीज को बिल्कुल भी हम लोग अभी देखेंगे नहीं, विल जस्ट लिव इट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि है ना जैसे ये हम लोग बीच में पढ़ना शुरू करते हैं प्रोफेज 1 को, तो हमें जो मेन जो कंसेप्ट है वो समझ में ही नहीं आता मियोसिस का, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। नाउ सी, देखो मैंने ये आपको ये कहा कि जो भी फेज है जिसको हमने कहा प्रोफेज, तो प्रोफेज में क्या था, प्रोफेज में यही था, मतलब देखो यहाँ पे है इंटरफेज, इंटरफेज में ये डीएनए जैसे हैं एंड ऑल, ठीक है, ये क्रोमैटिन इंटरफेज में होते हैं। बट जैसे ही प्रोफेज आएगा, तो प्रोफेज आते ही आपको ये सब कंडेंस होते हुए नजर आएंगे, मतलब ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखना लगेगा कि हाँ देखो कंडेंस्ड है, ये देखो ये कंडेंस्ड, और ये उसका मैटरनल और ये पैटर्नल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आपको कंडेंस चीज, इवन सेंट्रो में सेंट्रियोल्स का पोजीशन चेंज हो जाना, न्यूक्लियर का डिसअपीयरेंस होना, एवरीथिंग यू विल सी, ठीक है, ये होता है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में एक और चीज होती है कि सेगमेंट भी एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे इसने यहाँ एक सेगमेंट ले लिया और इसने यहाँ पे ये सेगमेंट, एक दूसरे ने अपना अपना एक एक सेगमेंट चेंज कर लिया, ये चीज प्रोफेज 1 में होती है। बट रिमेंबर कि प्रोफेज 1 में यहाँ पे आपको 2n और 4c ही देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ द प्रोफेज 1 इट इज 2n एंड 4c। मैंने क्या किया है, प्रोफेज 1 को स्किप किया बच्चों, है ना, बाद में हम लोग लिखेंगे उसको, पहले तो मियोसिस को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे 2n और 4c कंडीशन है, जब आप यहाँ डायग्राम देखोगे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो ये प्रोफेज 1 में हमें अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, पेयरिंग हुई, सब कुछ हुआ, मैटरनल पैटर्नल, छोटा क्रोमोसोम, मैटरनल पैटर्नल, बड़े क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे को पेयर कर रहे हैं, और यही जो है मेटाफेज 1 में इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज हुई, स्पिंडल फाइबर बनेगा, सेंट्रियोल जो है क्रोमोसोम्स को खींचेंगे, सब कुछ होगा, बट मेटाफेज 1 में तो होता नहीं है ना, तो मेटाफेज में हुआ ना मेटाफेज 1 में होगा, बस मेटाफेज में होगा कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। मेटाफेज में भी बच्चों हमें देखने को मिलेगा 2n और 4c, जैसे माइटोसिस में देखने को मिला, बिल्कुल सेम टू सेम, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ देखो 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 4, और हर एक में 2 2 है, 1 2 1 2 1 2, तो 4c इज इक्वल टू 8, सेम टू सेम, जितना हमने स्टार्टिंग में लिया वैसा ही है। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो एनाफेज 1 इज कंप्लीटली अ डिफरेंट केस। डिफरेंट केस का क्या मतलब है, आपको नोटिस करना है कि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, एनाफेज 1 में क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, एनाफेज 1 में डायड से मोनैड नहीं बना, मतलब जो एनाफेज में हुआ था वो एनाफेज 1 में नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस, है ना, सेंट्रोमियर नहीं हो रहा, यहाँ पे होता है जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम लोग डिसजंक्शन, ठीक है। ये मैटरनल था, ये पैटर्नल है, एक दूसरे से मैटरनल क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम, डायड डायड अलग हो गए। यहाँ पे देख सकते हो इवन ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, डायड डायड अलग हो गए, बट ऐसा नहीं होना कि डायड से मोनैड बना, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली एनाफेज 1 मार्क्स द डिफरेंस हियर, है ना, ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली हमें याद रखना है, द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे से पेयर्ड थे, है ना,
एक दूसरे को वचन दे चुके थे कि हम कभी एक दूसरे से दूजा है ना क्या बोलते हैं जुदा नहीं होंगे व्हाटएवर। बट यहाँ पे जैसे एनाफेज 1 आया एक दूसरे से बेटा दूर हो गए। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। ये है डायड और ये है मोनैड। अगर ये स्प्लिट होगा तो ही डायड से 2 मोनैड बनते हैं जो एनाफेज में होता है। ठीक है, इट्स सिंपल। So the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres. तो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। अब आपको चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी इन द टेलोफेज 1 बहुत क्लियरली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ देखो ये जो सेल बना इसमें आप काउंट करो ना क्रोमोसोम कितने हैं। क्रोमोसोम है 2, मतलब यहाँ पे 2n नहीं है क्योंकि 2n इज इक्वल टू 4 से शुरू किया और 2 ही है तो मतलब n कंडीशन आ चुकी है। काउंट इट 1 2, यहाँ पे काउंट करो 1 2, so n is equal to, यहाँ you can see that n is equal to 2 because we have started from the 2n is equal to 4. इवन ये जो सेल है एनाफेज का इसमें आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, 2n is equal to 4. But as we have actually the 2 daughter cells after meiosis 1, we have n is equal to 2. सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम आए मतलब n आ चुका है। इसीलिए बच्चों यस एग्जैक्टली मैं वही स्टेटमेंट बोल, इसीलिए आपको क्वेश्चन आएगा कि मियोसिस 1 कौन सा डिवीजन है। तो मियोसिस 1 इज द रिडक्शन डिवीजन। एक्चुअली मियोसिस 1 में ही डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। यस क्लियर है ना, क्योंकि डिसजंक्शन हुआ, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है मियोसिस 1 में ही, क्योंकि यहाँ 4 थे, 4 से डायरेक्ट 2 2 हो गया। देखो इधर 2 आ गए, इधर 2 आ गए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ये देखो यही डायग्राम है ना, ये देखो ये डायड है, ये बड़े वाले का डायड है, ये छोटा वाला डायड है, ये बड़ा वाला डायड है। यही सेम डायग्राम बच्चों, यही डायग्राम मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। नाउ मान लेते हैं एनाफेज होता और सेंट्रोमियर स्प्लिट होते तो क्या होता। तो क्या होता, ये 2 एक दूसरे से सेपरेट हो जाते, ये वाला एक दूसरे से सेपरेट हो जाते छोटे वाले, है ना, ये वाला एक दूसरे से सेपरेट हो जाते बड़े वाले, और ये भी सेपरेट हो जाते। सो काउंट इट नाउ हाउ मेनी देयर। ठीक है, जैसे इसका डॉटर सेल बनेगा, ठीक है, जैसे इसका डॉटर सेल बनेगा, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा अरे यार 2n and 4, 2n is equal to 4, 10 हो गया। काउंट इट 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज 4 ही था, 4 ही आया, है ना। इफ दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, देयर इज ओनली डिफरेंस, माइटोसिस मियोसिस को जिसको भी समझना है दुनिया में उसने सिर्फ एनाफेज और एनाफेज 1 को समझना है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, डायड से मोनैड बन जाते हैं और फिर सेपरेट होते हैं। यहाँ पे डायड का डायड ही रहता है और सेपरेट हो जाता है, डिसजंक्शन। इसीलिए वन साइड में 2 ही क्रोमोसोम आते हैं, दूसरे साइड में 2 ही, एंड इट बिकम्स हैप्लॉइड। आर यू श्योर? अरे क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, sir. है ना। नाउ इफ वी अरेंज दिस थिंग्स इन फार्मूला वाइज मैनर, ठीक है, फार्मूला वाइज मैनर में भी अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो हमें और भी क्लियर होगा। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस थिंग्स, देखो बीच में क्या होगा, जैसे ये बन जाएंगे तो बीच में एक स्टेज आएगी, रेस्टिंग स्टेज, थोड़ी सी रुक जाएंगे, या तो बहुत बार रेस्टिंग स्टेज आती नहीं क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो अभी होना नहीं, पहले से ही बेटा देखो 2 कॉपीज बनी हुई है, तो अभी तो डीएनए रेप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नो नीड, है ना। देयर इज नो नीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज ऑलरेडी देयर आर 2 कॉपीज, है ना। ये देखो इसकी 2 कॉपीज है, इसकी भी 2 कॉपीज है, तो आप काय को डिवाइड करना, हो गया पहले से। अभी जो मियोसिस 2 होगा वो क्या होगा बेटा, इन 2 कॉपीज को सेपरेट करने के लिए मियोसिस 2 होगा, ये सर नो। तो हम लोगों ने 2n से n कंडीशन पा ली है, बराबर है।
है ना, बराबर। और 4C से 2C कंडीशन आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, N तो रिटेन होगा, अब 2C से C करना है बस। N और C ये आना चाहिए, ये काम हमें करना है, इसीलिए मियोसिस 2 होगा। मतलब मियोसिस 2 जब भी होगा आफ्टर इंटरकाइनेसिस, कभी कभी इंटरकाइनेसिस नहीं होता, तुरंत हो जाता है। तो मियोसिस 2 में आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और 2C कंडीशन है N2C। यहाँ पे देखो मेटाफेज 2 में अरेंज हो गए हैं N2C। नाउ यू कैन सी हियर द सेंट्रोमियर डिवाइडेड, एंड एज द सेंट्रोमियर डिवाइडेड दिस इज द एनाफेज 2। और जैसे बेटा एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 2n is equal to 4 and you can see the 2n 2c। बट जैसे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यहाँ NC आ गया और यहाँ पे भी NC आ गया, सेम थिंग विल हैपन विद द अदर सेल आल्सो। तो जो दूसरा सेल है उसके साथ भी सेम थिंग होगी, ठीक है। सो मार्क द डिफरेंस बिटवीन द एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, ठीक है। एनाफेज में 4n 4c था, है ना, करेक्ट है। एनाफेज में 4n 4c, एनाफेज 1 में 2n 2c हो जाता है, बराबर। मतलब ये एक्चुअली जो है ना, मतलब ये हो जाएगा 2n and 2c, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलो तो हम लोग इसको है ना फॉर्मूला वाइज अरेंज करते हैं, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम जो आए उसको बराबर से सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये है नॉर्मल सा फंडा बेटा, है ना। नाउ सी, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, इसको बड़े ही ध्यान से समझो। देखो क्या है, G1 2n 2c S 2n 4c, ये तो हो गया डबलिंग, ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ। G2 2n 4c। नाउ आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में कुछ नहीं बदलेगा, 2n 4c। मेटाफेज 1 नथिंग विल चेंज, 2n 4c। Now I will ask you, all of you, what should I will write in the anaphase 1? 2 and 2c. Anaphase 1 में क्या हो जाएगा? 2 and 2c. Exactly. सही है ये? सब लोग एग्री है? 2n 2c हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? 2c. नहीं, 4c तो रहेंगे, 4 कॉपीज रहेंगे anaphase 1 में, as it is. It will not become 2c. ठीक है, टेलोफेज 1 में भी बेटा 2n 4c रहेगा, बट उसके पर न्यूक्लियाई में n2c हो जाएगा। नाउ आर यू क्लियर? Yes, sir. है ना। अब इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं फर्स्ट मियोसिस के बाद में, आपको मिलेंगे n2c कंडीशन। नाउ आपको देखना है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में जो भी सेल है वो n2c है। मेटाफेज में 2 में बेटा n2c है। एनाफेज 2 में यहाँ पे फिर से क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाएगा तो अगेन यू गेट द 2n2c। टेलोफेज 2 2n2c for entire cell, per nuclei it is nc, and then daughter cell it's the nc। ये परफेक्टली हैप्लॉइड मिल चुका है ना, एक डीएनए नंबर और एक उसकी कॉपी, यस, है ना। तो ये हो गया है, मतलब मियोसिस में, मियोसिस 1 में आपको एग्जैक्टली हैप्लॉइड मिलता है, और मियोसिस 2 में आपको है ना हैप्लॉइड कॉपीज मिल जाती है, मतलब कॉपीज सेपरेट हो जाती है। सो इफ यू नो दिस वन, इफ यू नो दिस वन, इफ यू दे विल आस्क दिस क्वेश्चन कि एक सेल है जिसके G2 स्टेज में 80 पिकोग्राम डीएनए है, तो उसके डॉटर सेल्स में कितने होंगे? Yes, if it is G2 stage, it has a 80 40. pico, and simply it's a 40 picogram. Yes or no? Yes, है sir. ना, पक्का? अरे भाई बराबर से देखो ना, G2 में 4C है, तो है ना डॉटर सेल में कितने होंगे? 40 कैसे हो जाएगा? 20. हाँ, नाउ इट्स क्लियर। इसीलिए गलती होती है,
ठीक है, इट विल बी 20 पिकोग्राम, क्योंकि G2 हैज अ 4C एंड हैप्लॉइड कॉपीज में बेटा आपको सिर्फ C देखने को मिलता है। यस एवरीवन, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो, हाँ, और इसको समझो वंस, इफ यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्वेश्चन है, डाउट है ना, कंफ्यूजन है, पूछ लो। यस एवरीवन, क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब ये फार्मूलाज अगर आपको मतलब ये क्लियर है तो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स राइट नाउ। चलो अब हम लोग हमारे पहले वाले पोर्शन पे चलते हैं। पहला वाला पोर्शन मतलब आपको पूछेंगे यार कि मेयोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 बहुत लंबी स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आएगी यार, है ना। तो जब आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये अभी नोटिस करने को मिलेगा आपको कि प्रोफेज 1 इट्स मार्क इज द लॉन्गेस्ट फेज, और इसमें 5 फेजेस आपको देखने को मिलती है, 1 2 3 4 5। देखो इसको याद रखने के लिए लेजी, पाकी, दीदी, ये एक है लेजी, ये होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ऐसे बेटा स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेजी, पैकी, दीदी, ठीक है। एनीवे एनी हाउ यू कैन रिमेम्बर, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब उसमें होता क्या है, देखो पहले तो कंडेंसेशन शुरू होगा, फिर उसका पेयरिंग होगा, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से पेयरिंग हो गए। जाइगोट मतलब पेयर, ठीक है, जाइगोटीन में पेयरिंग होता है, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, दो सेगमेंट्स एक दूसरे से क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, सबसे पहली स्टेज है लेप्टोटीन, क्रोमैटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर एंड न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है। लेप्टोथिन पतला धागा, लेप्टोथिन, ठीक है, पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं। जाइगोटीन इज एक्चुअली मार्क्ड बाय द सिनेप्सिस ऑफ दी, है ना, क्रोमोसोम्स, और उनके बीच में प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो मैंने अभी है ना थोड़े पहले इमेज में दिखाया था। इस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को, जो दोनों को सीमेंटिंग मटेरियल, दोनों में जो प्यार उमड़ता है प्रोटीन वाला, ठीक है, वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और पेयर हो जाते हैं दोनों, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। The paired chromosomes are called as a homologous chromosome. Each pair of homologous chromosome is called as a bivalent. Now this is what important है ना, टेट्राड, मैंने बताया था यार ये लास्ट क्लास में, टेट्राड है ना, टेट्राड बनेगा जिसको मैं बाइवैलेंट कहता हूँ, ये बताया था क्या यार? यस बच्चों, यस आई हैव टोल्ड यू और नॉट? नहीं तो बताना पड़ेगा ना, और क्या है ना। हाँ या ना? No, sir. नहीं ना, तो फिर बताता हूँ, चलो लेट्स बिगिन, है ना। यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। देखो नंबर 1 थिंग हमें ये समझनी है कि जब भी हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं, है ना, वेनेवर, तो ये देखो ये होता है इस तरह से, और उसमें आपको है ना इस तरह से न्यूक्लियोसोम देखने को मिलते हैं। अब इस चीज को बच्चों मैं क्रोमैटिन फाइबर कहता हूँ, क्रोमैटिन, है ना, क्रोमैटिन फाइबर। जब ये कंडेंस्ड होगा, कंडेंसेशन शुरू करेगा, है ना, जब भी इंटरफेस जैसे मेटाफेज की तरफ जा रहा है, मतलब ये कंडेंसेशन शुरू करेगा। तो कंडेंसेशन शुरू करेगा, देखो तो उससे पहले एस फेज में रेप्लिकेट हो जाता है, और उसकी 2 कॉपीज बन जाती है, और दोनों एक दूसरे को अटैच रहती है, बस दिखेगी नहीं आपको, यू कैन नॉट सी देम। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि अगर यहाँ पे नोटिस करना है, जैसे जैसे ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा तो ये ऐसे अपीयर होगा आपको, ठीक है, इस तरह से बहुत है ना लंबा लंबा सा अपीयर होगा। और जब मेटाफेज में आता है, मेटाफेज पहुंचते पहुंचते वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होकर के थिक ऐसा क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
दिस वन, इसको हम लोग डायड कहते हैं। डायड में देखो आपको एक सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा और दो बेटा सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक डीएनए का एक सिस्टर क्रोमेटिड बना, दूसरे डीएनए का दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड बना, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये है डायड। अब ये चीज डायड आपको प्रॉपरली कंडेंस फॉर्मेट में मेटाफेज में देखने को मिलती है, बट शुरुआत इसकी प्रोफेज की शुरुआत से ही हो जाती है, कंडेंसेशन विल बिगिन। इसको मैं डायड करता हूं। बट बेटा किसी भी क्रोमोसोम में क्या सिर्फ एक ही डायड होता है? क्या नहीं? ठीक है, ये देखो, ये वाला एक क्रोमोसोम है जो कि आपके सेल्स में, आपके जाइगोट में, आपके मदर से आया है, तो ये है आपका मैटरनल डायड। बट इसी के साथ पेयरिंग करने के लिए दूसरा एक क्रोमोसोम आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बिल्कुल इसका ही, इसके जैसी ही कॉपी है ना, ये है बच्चों पैटर्नल डायड। तो क्योंकि ये एक डायड है और ये एक डायड है, इनका बन जाता है बेटा टेट्राड। अब ये टेट्राड कंडीशन बच्चों आपको अच्छे से देखने को मिलेगी इन केस ऑफ द पैकेटिन स्टेज। आर यू श्योर? क्लियर है सबको? बेटा क्लियर है क्या? Yes, sir. है ना? तो ये जो पेयर होता है मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का, इसको मैं टेट्राड कहता हूं। टेट्राड मतलब 4 सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर हम क्रोमेटिड का नंबर काउंट करें तो टेट्राड, अगर हम क्रोमोसोम का नंबर काउंट करें तो बेटा बाईवैलेंट, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट, बट 4 क्रोमेटिड है तो टेट्राड, 2 ही क्रोमेटिड है तो क्या बेटा? डायड। Dyad. और एक ही क्रोमेटिड बनाओ तो Monad. Monad. मोनैड। बहुत बढ़िया, फर्क समझ में आता है? ये समझ में आती बात है ना? ना Yes. अगर इन्होंने देखो एक दूसरे को, ये इतने पास आ गए दोनों, बहुत क्लोज है ना, ज्यादा ही क्लोज आ गए एकदम से, ठीक है। तो ये जो है बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेटिंग स्टेज में, क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सो है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ड्रॉ करते हो, क्योंकि हम 3D बना नहीं सकते। तो ये देखो ये इतने क्लोज आ जाते हैं कि ये वाला एक जो है, मतलब ये दोनों देखो, यहाँ पे आपको समझना है, ये दोनों जो है, ये ब्लैक वाले सिस्टर क्रोमेटिड है, रेड वाले सिस्टर क्रोमेटिड है, बट ब्लैक और रेड वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो बेटा दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। आपको समझ में आया, इसीलिए मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से बताता हूँ। देखो ये है बच्चों वो ब्लैक वाला क्रोमोसोम, ठीक है, ये है यहाँ पे सेंट्रोमियर, ठीक है। नेक्स्ट ये है बेटा दूसरा वाला रेड वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों एक दूसरे के हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, करेक्ट है ना। ये है टेट्राड, टेट्राड दिखाई दे रहा है ना। होता क्या है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, and ultimately this thing will happen. See very carefully what happens. Now you can see here there is a crossing over. ये क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा पैकेटिन स्टेज में। पैकेटिन स्टेज में आपको क्वेश्चन आएगा कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है, आंसर तुरंत देना मुंह फट, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में होता है। पेयरिंग कहाँ होता है सर? पेयरिंग जाइगोटिन में होता है, करेक्ट है बेटा। पेयरिंग कहाँ होता है? जाइगोटिन में। Zygote. क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटिन में। अभी पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है देखो यहाँ से वो टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब दे विल एक्सचेंज द सेगमेंट। जैसे ही एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट को तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत जबरदस्त इवेंट है, इसी की वजह से है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है। वेरिएशन आएगा, ठीक है, वेरिएशन आएंगे, जीन एक्सचेंज होंगे मैटरनल टू पैटर्नल, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पे नोटिस करना है कि हमें
जो दो डीएनए मिलेंगे, दो जो क्रोमोसोम मिलेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि इनका सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो है ना यहाँ पे निकल जाता है। मतलब देखो, जैसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इनका निकल जाता है, मतलब डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या है, देखो अभी ये क्या होता है, एक दूसरे की कमियां पता चल गई है। ठीक है, तो जो भी पहले से प्रॉमिसेस की थी, ठीक है, उनका जो है पोल खुलती चली जाती है। तो ये अब एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू करते हैं, बिकॉज इनके जीन्स में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वाला प्रोटीनियाशियस प्यार था वो कम हो रहा है। दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। पैकेटिन स्टेज में वो इतने क्लोज आ गए, क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, पहले वो एक दूसरे को देख रहे थे दूर दूर से इन लेप्टोटिन स्टेज। ठीक है, फिर बाद में बेटा उनके बीच में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना, इन जाइगोटिन स्टेज पेयर हो गए, फिर शादी हो गई। पैकेटिन स्टेज एक्सचेंज कर लिया सेगमेंट्स को, फिर एक दूसरे की कमियां पता चली, अब एक दूसरे से रिपल हो रहे हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, वो ढीला पड़ता चला जा रहा है। तो जब बेटा ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ढीला पड़ जाता है, जब दोनों एक दूसरे को रिपल करना शुरू करते हैं, तो इनके बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट था ना, वो हमें प्रॉपरली दिखाई देता है, उसी को हम लोग कायस्मेटा कहते हैं। तो जो जो जहां पे वो चिपके थे ना, जहां पे उनका क्रॉस ओवर हुआ था पैकेटिन स्टेज में, वो चीज हमें पैकेटिन स्टेज में दिखती नहीं है, हमें दिखाई देती है वो डिप्लोटिन स्टेज में। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको कायस्मेटा कहाँ देखने को मिलता है, आंसर क्या होगा बेटा? डिप्लोटिन स्टेज। आर यू डिप्लोटिन। श्योर? मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं, दैट इज ओनली द पॉइंट। ठीक है, तो डिप्लोटिन स्टेज में बेटा वो एक दूसरे से इतने रिपेल, क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिसॉल्विंग, एंड एज द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिसॉल्विंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी डिसअपीयरेंस शुरू हो जाता है, एंड सो दैट both the chromosomes है ना will repel each other, and so the point of attachments will become visible in the microscope. ठीक है, so that is what called as a chiasmata, diplotin stage. ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज से रिलेटेड है बेटा oocyte। हम लोग जो भी फीमेल्स है, फीमेल्स में आप लोगों ने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एवरी मंथ में एक एग सेल रिलीज होता है ओवरी से, करेक्ट? बट ये जितने भी एग सेल है, जितने भी 4 मिलियन एग सेल्स जितने भी बनते हैं, वो बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनते हैं। जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है 6 महीने, है ना, जैसे जायगोट से, तभी बेटा ये सारे oocyte बन जाते हैं। बट वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट रहते हैं, डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आता है डिप्लोटिन का कि फीमेल्स में जो एग सेल होता है वो कौन से स्टेज में अटका पड़ा है ना? वो आंसर है डिप्लोटिन स्टेज। oocyte मतलब एग सेल बेटा। यस, तो ये क्वेश्चंस है, और अल्टीमेटली है ना ये रिपेल होना शुरू होते हैं, और जब रिपेल होना शुरू हो रहे हैं तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है, इनके जो भी जहां पे अटैचमेंट थी ना, वो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो टर्मिनलाइजेशन इज सीन इन द स्टेज ऑफ द डाइकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर इन द डाइकाइनेसिस। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए हैं। ठीक है, धागे जैसा कहाँ दिखाई देगा रे? लेप्टोटिन में। पेयरिंग कहाँ पे होगा? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? जाइगोटिन। जाइगोटिन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? पैकेटिन में। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होगा? पैकेटिन में। कायस्मेटा कहाँ दिखाई देंगे? कायस्मेटा विल सीन इन द डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ना डिसॉल्व होना कहाँ शुरू हो जाएगा? डिप्लोटिन स्टेज में।
प्रोफेज 1 की लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी है? डिप्लोटीन है ना। ह्यूमन फीमेल्स में एग सेल को अरेस्ट करके रखा जाता है जब तक वो रिलीज नहीं होता, जब तक उसका फर्टिलाइजेशन, जब तक स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं होती, तब तक वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहता है, डिप्लोटीन स्टेज में एग सेल। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज है? डिप्लोटीन स्टेज है, ये क्वेश्चन आएगा। टर्मिनलाइजेशन मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो क्रोमेटिड्स के बीच में, वो एकदम एंड पे पहुंचता है, वो कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकाइनेसिस में। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द, है ना, all about something that is the cell cycle and cell division. Clear बच्चों? Yes everyone? Yes, sir. Okay, now I have a very simple question for you all. The simple question is, suppose we'll, हाँ बोलो ना बेटा। सर एक्चुअली वो बार बार दिमाग से निकल जा रहा है, वो जैसे आप 2n और 4c बताते हैं, तो सर हाँ। उसके अंदर n और c डिनोट क्या करते हैं? N और is c the chromosome number and C the number of copies of DNA. ओके सर। ठीक है, for example I will tell you here, because if you are forgetting it, I will tell you here. See, in this monad, how many copies of DNA? The answer is only one copy, because entire chromatid is made up of a single DNA. ठीक है, so it's a C. Yes everyone, है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा ना, सपोज यहाँ पे हम लोग देते हैं, ये डायड है बच्चों, ये डायड है, एक सिंगल डायड है, इसमें कितनी कॉपीज है डीएनए की? तो आप बोलोगे सर दो क्रोमेटिड है ना, ये वाला एक क्रोमेटिड, ये वाला एक क्रोमेटिड, मतलब ये एक सी और ये एक सी, तो इट इज 2C. यस, नाउ अंडरस्टैंड दिस. Suppose if I will take the tetrad, this is a tetrad, you know, bivalent tetrad. तो टेट्राड इज रिप्रेजेंटिंग, देखो मैं आपको सीधा बताऊं, टेट्राड रिप्रेजेंटिंग द सी एंड बाइवैलेंट रिप्रेजेंटिंग सर द इसका एन. 2n 4c हो जाएगा ना? Yes, it is a 2n because it is a bivalent, but it is a tetrad, so it is a 4C. Correct? ओके सर, गॉट इट। यस सर। ये एक्चुअली मैं उसी के लिए बताता हूँ. Bivalent is a number of chromosomes. How many chromosomes? 2, sir. Yes or no? But tetrad is the number of copies of the chromatid, that is number of DNA. है ना? That is a 4C. I hope it's clear. यस सर, समझ गया Very सर। good. यस सर। पूछ लिए, पूछने का, एकदम पूछने का, छोड़ने का नहीं. देखो यहाँ पे देखो अभी हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही, वो क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. देखो हमारे पास में एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल, उससे बेटा 128 सेल बनने वाले हैं. ठीक है, तो हाउ मेनी माइटोसिस रिक्वायर्ड, ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. सॉरी, हाउ मेनी माइटोसिस क्वेश्चन आएगा, बताओ आंसर क्या होगा. एक सिंगल सेल से 128 सेल बनने के लिए कितने माइटोसिस होने चाहिए? Anyone of you tell me? Very simple question, very simple answer. देखो ये एक सिंगल सेल है ना, यहाँ से बेटा 2 सेल बने, फिर एक सेल है, इसके 2 सेल बने, इससे 2 सेल बने, मतलब अगर आप ढंग से काउंट करो तो 1 2 3, मतलब देखो 4 सेल्स बनने के लिए, टू फॉर्म 4 सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल, वी हैव 3 माइटोटिक डिविजन्स. यस और नो? कितने हुआ माइटोटिक डिविजन्स? मतलब सिंपली इफ आई विल से इट इज अ 4, it's a 4 cells and number of division 3, so number of cells minus number of cells and a minus 1, number of cells daughter cells is 4 minus 1, the answer is 3. अगर इस लॉजिक को अगर हम यूज करते तो 128 सेल के लिए 128 सेल minus 1 is equal to 127 mitotic divisions. But you have to understand mitosis is a word, जैसे कि osmosis. ऑस्मोसिस में एक मॉलिक्यूल गया वाटर का कि दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं बोलता मैं. ऑस्मोसिस इज एन एंटायर एसे, अ कंप्लीट प्रोसेस. सो फॉर मी this is one mitosis, this is the second mitosis, so this is the first mitosis, this is second mitosis. अभी तीसरा माइटोसिस होगा तो बेटा 4 से 8 सेल बन जाएंगे.
और फोर्थ माइटोसिस होगा तो बेटा 16 सेल्स बन जाएंगे, है ना। तो फिर हाउ मेनी माइटोसिस ऐसा पूछते ही आपका आंसर आएगा 7, 7. बराबर। हाउ मेनी बिकॉज इट इज ए प्रोसेस। तो जितने भी माइटोटिक इवेंट्स, माइटोटिक डिवीजन एक साथ हो रहे हैं वो सारे बेटा एक सिंगल माइटोसिस है। इज इट क्लियर, है ना, पक्का ना। सर हाँ बोलो। सर जो आपने वो 4 - 1 और 3 किया वो बात समझ नहीं आई। वो सिंपल है ना, मैं अगर ऐसे काउंट करूँ तो 4 सेल बने, ये एक डिवीजन है, मैंने करके दिखाया ना, अरे 1 2 3, 3 माइटोटिक डिवीजन हुए कि नहीं। अरे हाँ ये सर सेल हुए। डिवाइड हुआ, ये सेल डिवाइड हुआ, ये सेल, ये पहले डिवाइड हो तो 2 सेल बने, 2 डिवाइड हो तो ये हाँ सेल सर बने, समझा सर। है ना। तो दैट इज व्हाट द माइटोटिक डिविजन्स, कितने माइटोटिक डिवीजन हुए। Now if I will ask the same question in different perspective, I will ask you this way. Now suppose if we have 128 cells from a single cell, ठीक है, तो हमें इतने मिले, ठीक है। Now question is how many spindles required. Now what should be answer for this question? How many spindles are required. The first thing is first, you have to be very clearly, understanding of there is a difference between spindle and spindle fibers. Don't count the spindle fibers, you cannot. You can count a spindle. See, this is a cell, this cell want to divide into 2 cells, so it will form a single spindle and it will form 2 cells. Yes. Now again, if this cell want to divide into 2 cells, so it will form a spindle. यहाँ मेटाफेज आएगा this. तो यहाँ पे perfectly आंसर आएगा बेटा 127, because number of सेल जितने भी आएंगे, देखो हर बार यही होगा, मतलब ये 2 सेल बने तो क्योंकि 4 सेल बने, 4 डॉटर सेल बने, तो कम से कम 1 2 3 माइनस, है ना, सॉरी -1, the answer will be 3 spindles will form. In same way अगर हम 128 सेल बोल रहे हैं तो 1, है ना, तो ये हो गया बेटा 127 spindles will be required. Now यहाँ पे आप माइटोटिक डिवीजन के बारे में बात कर रहे हो, सोच रहे हो, क्या आपको क्लियर है? अरे -1 क्यों किया? -1 करके देखो तुम, 4 सेल है, 4 सेल्स बने हैं, ये देखो 1 2 3 4, कितने बने, 1 2 3 स्पिंडल्स। तो -1 करेगा ना, 4 डॉटर्स -1 करेगा तो मुझे 3 आंसर मिलेगा ना। Yes, sir. सिंपल है, इसमें क्या बड़ा लॉजिक है? यस एवरीवन क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है ना? बेटा अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 2 सेल है, अभी देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने देखा था, सेल साइकिल वाला भी क्वेश्चन देखा था हमने। ये देखो ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि सपोज एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, so how many times this line crosses the plasma membrane? Sir, 3 times. है ना, ये क्वेश्चन है, 3 times? I don't think so 3 times. आप थोड़ा ध्यान से सोचो। Can I draw this? This is what? Cell, plasma membrane. This is nucleus. This is nucleus. This is mitochondria. Now the line is passing. Line is passing. Center गया, चलो बताओ। Can I count for you? This is 1 time. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. This is 6. This is 7. Yes or no?
how many times it will pass the plasma membrane? देखो, mitochondria is a double membrane structure, nucleus is a double membrane structure, and plasma membrane is a single membrane, that is cell membrane. So obviously, है ना, फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया से जाते जाते बेटा 4 बार टच करके जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जाएगा नहीं जाएगा, यस और नो? बच्चों क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है? नहीं, वो जॉइंट है, ठीक है, बट वो कितनी बार वो लाइन पास करके जा रही है ना, यही तो क्वेश्चन है, कितनी बार जा रही है ना? यस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा होता है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो एकदम से आपको सोचने पे। देखो, अब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे अगर KVPY के, तो यार वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आप में, बहुत ज्यादा, ये पहले तो समझो, क्योंकि आप इतना क्लियर करके गए हो तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है, अगर उनको अच्छा भी लगा, अगर आप अच्छा जवाब दे रहे हो, तो वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक बेटा आपको क्वेश्चन करते हैं, है ना, मोटिवेट भी करते हैं, ऐसे नहीं कि डिमोटिवेट करके पूछेंगे, वो बराबर से बराबर एकदम, क्योंकि देखो वो वहां पे बैठे हुए हैं, बहुत सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, पैनल में 6-7 लोग होंगे, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे, सबको, है ना, होता है, बैठे हैं इतने दिनों से, कोई कुछ आ नहीं रहा है, तो अभी तो बिल्कुल, मतलब अभी ये इसमें पैंडेमिक में अगर कोई गया तो इंटरव्यू के लिए, उसको तो एकदम, क्योंकि कोई बात करने को मिल ही नहीं रहा है, तो चलो कोई पकड़ लो है ना। तो मतलब एटलीस्ट 20 मिनट्स आपसे बेटा क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप अपना, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तो ये जरूर बताना कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और मतलब वो रियल मायने में बताना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये, मुझे ये सही ढंग से आता है, मुझे यही पूछो, ये आपको कन्वे करनी होती है बात। और जैसे आप उसको कन्वे करते हो, वो पूछेंगे, वैसे भी वो इधर उधर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछेंगे, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको दिखेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बेटा वो ज्यादा आपको पिन पॉइंट करेंगे। आपको समझ में आती बात? पूछो। Yes, sir. है ना, तो वो तो डिपेंड करता है, देखो कोई ऐसा का आइडियल एक नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये सब नहीं होता, ठीक है, बट आपको इस मेंटालिटी से जाना होता है कि हाँ भाई इतनी देर बैठना है, ये फेस करना है। और टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल नहीं देने का है ना, इफ यू डोंट नो इट, है ना, गेसिंग्स बताओ कि हाँ सर मुझे ऐसा लग सकता है बट आई एम नॉट श्योर, ये वाला चीज बोल देने का है, क्योंकि वो आपको कोई नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, वो आपके थिंकिंग एटीट्यूड को टेस्ट करते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो एनीवे बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स वाला जो पॉइंट है, जो भी उसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो भी मुझे पता है उतना मैं आपको सबको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम DNA के रेप्लिकेशन वगैरह जो है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। हाँ बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू, बाय।